हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री प्यारे बच्चों 7 फरवरी एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड पर एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों पहले से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से तैयार करते हैं प्यारे बच्चों। तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या दिक्कत हुआ। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से पहला क्वेश्चन की शुरुआत होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो दिन में निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, पहले से आपको आंसर पता हो मेरे प्यारे बच्चों तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा। दूध किसका उदाहरण है। मिल्क इज एग्जांपल ऑफ द बेच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में कौन दूध का उदाहरण है। पायस जो है मेरे प्यारे बच्चों, दूध जो है पायस का उदाहरण है। यानी कि तेल में जल, जल में तेल आप लोग पढ़े होंगे या तो जाल में प्रक्षेपित भाषा पढ़े होंगे, उसी का उदाहरण दूध होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों दूध में जो पायसीकारक पदार्थ होता है वो कौन होता है पता है आप लोग को। नहीं पता तो पता कर लो। ठीक है, दूध में जो पायसीकारक पदार्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों वो केसिन होता है। ठीक है, और बायोलॉजी में भी पढ़ना ये वाला चीज तो याद रखिएगा। दूध में पायसीकारक पदार्थ जो होता है वो आपका केसिन होता है और दूध जो है पायस का उदाहरण है। कोई दिक्कत नहीं, तो एकदम क्लियर करते चलेगा। और मैं यही कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, हर बार कहूंगा, जो ना पता उसको स्टार मार के लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया होते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कैसी होती है। अनुत्क्रमणीय। कैसा प्रतीत होता है तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अधिशोषण जो होता है ये प्यारे बच्चों एक परतीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसमें 40 से 400 ऊर्जा मुक्त होती है। 40 से लेकर के 400 केजे प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को थोड़ा ये सब ध्यान रखोगे तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। टेंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, टेंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। देखो टेंडल प्रभाव प्यारे बच्चों सॉल्ट में पाया जाता है। सॉल्ट प्यारे बच्चों कोलाइडे विलयन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। कोलाइडे विलयन में। ठीक है, और ये बात आप लोग अगर ध्यान रखते तो एक बात मेरे अतिरिक्त से याद रख लेना कि दोस्तों आपका चीनी का घोल और नमक का घोल में टेंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। ठीक है, और टेंडल प्रभाव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों सॉल्ट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है। सॉल्ट में पाया जाता है। और टेंडल प्रभाव के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हर एक बात को गौर कीजिएगा तो ऑप्शन से को लॉक कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो आप लोगों से कहा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितना परत होता है। एक परत भैया, दिक्कत है नहीं। भौतिक अधिशोषण में कितना परत होता है। अनेक परत होता है, बहुत सारा परत होता है, दिक्कत नहीं होगा। अरे होगा भी नहीं पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। पक्का 100% क्वेश्चन कर लेगा, आप विश्वास कर लेगा। ठीक है, एंजाइम का मुख्य अवयव होता है। तो एंजाइम का मुख्य अवयव प्यार बच्चों प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन जो होता है प्यार बच्चों आप लोगों को पता होगा कि एंजाइम का मुख्य अवयव है। और प्यार बच्चों जो एंजाइम उत्प्रेरक होता है एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जो अनेक जैविक और रासायनिक क्रियाओं को संपादित करती है। मतलब मेरे प्यारे लाल ये जो चीनी है इसका सूत्र C12H22 O11 होता है। ये जल से अभिक्रिया करता है, जलयापन करता है, जल अपघटन करता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। क्या बना है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे C6O12O6। ठीक है, दो अणु बना देता है। तो यहाँ से याद रखो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कौन एंजाइम का प्रयोग किया था। इन्वर्टेज। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की जो प्रक्रिया होता है मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रक्रिया होता है सतह पर होती है, यानी कि सतही प्रक्रिया है। हाँ भैया, सतही प्रक्रिया। ऑप्शन में नहीं यार, पृष्ठीय घटना को ना सतह प्रक्रिया कहा जाता है। हाँ याद आया। हाँ तो यही है। और का अधिशोषण की प्रक्रिया जो होता है पहली बात तो उसमें छेपे भी होते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और अधिशोषण जो होता है पृष्ठीय घटना पृष्ठ पर होते हैं, ये भी रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर के टेंडर प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता था। चीनी के घोल में नहीं पाया जाता। ठीक है, सोने का कोलाइडे भी नहीं पाया जाता। संस्पंदी में आसानी से पाया जाता है। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण कौन है। द्रव स्नेही कोलाइड वे होते हैं जो द्रव के साथ आसानी से संपर्क में आकर कोलाइडे विलयन बनाते हैं, यानी कि द्रव के साथ आसानी से संपर्क में आए। प्यार बच्चों वो जिलेटिन है। ठीक है, गोंद भी है, स्टार्च भी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन में दिक्कत क्या है, कुछ नहीं है। तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। अच्छे तरीके से तैयार कर लो प्यार बच्चों, एकदम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। 100% तैयार करके रखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और चैप्टर वाइज ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, हाँ तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रासायनिक अधिशोषण में लगभग कितना ऊर्जा मुक्त होती है। तो बेस से
40 तो भौतिक का अधिशोषण, 40 से 60 निवासी नहीं है, ये आपका होगा, क्योंकि रासायनिक का अधिशोषण जो होता है प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्यारे बच्चों कोलाइड द्वारा प्रदर्शित होता है, किसके द्वारा? टिंडल प्रभाव जो है प्यारे बच्चों कोलाइड द्वारा प्रदर्शित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, तो कोलाइडे कणों का आकार मेरे प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में दिया गया है। मैं दिक्कत क्या है आप लोग को बताओ, दिक्कत है तो मैं हूं ना, बताओ। कोलाइडे कणों का आकार निम्नलिखित में किसके किसके बीच में? अच्छा, सेंटीमीटर होता है 10 की घात 5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर है। अगर यहीं पर मीटर में पूछेगा तो 10 की घात माइनस 7 मीटर से लेकर के 10 की घात माइनस 9 मीटर तक, इतना होगा मीटर में, यही ना हो जाएगा। मीटर में पूछेगा तो ये होगा, सेंटीमीटर में पूछेगा तो ये होगा, नैनोमीटर में पूछेगा तो 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर ये ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बात को समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? स्टार्च की बात की जाए और सुक्रोज के जल अपघटन में इनवर्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टार्च के जल अपघटन में किसका यूज करते हैं? स्टार्च के जल में डाइमेज बोलते हैं, एमाइलेज और डाइस्टोज। ठीक है, एमाइलेज और डाइस्टोज का उपयोग करते हैं, एमाइलेज या डाइस्टोज का प्रयोग करते हैं स्टार्च के जल अपघटन में, जिससे क्या मिलता है? जीएफ, गुड मॉर्निंग, यानी कि ग्लूकोज और माल्टोज मिलता है। जीएफ किससे मिलता है? जीएफ मिलता है ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है सुक्रोज के जल अपघटन में, जिसमें उत्प्रेरक के रूप में इनवर्टेज नामक का यूज करते हैं। मैं ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 100% मोस्ट भी आई है। क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्च का जल अपघटन पूछा था, डाइस्टोज हो जाएगा, और इसके स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज और माल्टोज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्यार बच्चों क्या बताऊं, कैसे बताऊं आप लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझोगे कोई दिक्कत नहीं है। गाने का चीनी और गाने के चीनी का फार्मूला तो आप लोग को वही ना है जो चीनी कहा है, C12H22O11 का जल अपघटन कराओगे लाल, तो यहाँ से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। तो सोच क्यों रहे हो, लगाओ ऑप्शन नंबर सी और लॉक करो और भागो। ठीक है, और इसमें उत्प्रेरक के रूप में इन्वर्टेज नामक एंजाइम यूज होता है। अगला देख लो, एंजाइम क्या चाहिए भैया? तो एक प्रोटीन है, दिक्कत है? दिक्कत कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये देख प्यार बच्चों, क्वेश्चन शायद टेस्ट में लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ, थोड़ा टेस्ट होता है ना, टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाता है। प्रथम कोटि का विक्रिया TH/2 का मान जो होता है 0.693 बट्टा में क्यों होता है, ये आप लोग जानते होंगे, और ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, पता है ना, कि भुला गया, चौथा चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। तो बताओ, ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, मेरी हर एक बात को फॉलो करना। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया TH/2 का मान होता है तो इतना होता है। ठीक है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, वो आप लोग एक आध उदाहरण आपको देना है, और मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ मेरे प्यारे लाल के, बताओ तुम लोग के रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन किसका उदाहरण है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसका? ध्यान पूर्वक सुनिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ का विघटन किसका उदाहरण है? याद रखिएगा, फिजिक्स में आगे पढ़ना है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और एक होता है नाम भुला रहे हैं। ठीक है, किसका तो एक और था, नाम भुला रहे हैं, इथाइल एसीटेट का नाम था, ध्यान में नहीं है। ठीक है, फिर भी याद रखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप से प्रभावित हो सकता है, दाब से भी, यानी सामता, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्यार बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो तीनों से प्रभावित हो सकता है, ताप से, दाब से, सांद्रता से, क्षेत्रफल से, सब से प्रभावित होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो हाँ, अगला देखोगे प्यार बच्चों, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर समय के साथ क्या होती है? किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो तो निश्चित होती है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर कैसी होती है? निश्चित होती है, इसकी रेट क्या होती है? निश्चित होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताओ। हम बताएं, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन अब कहेगा सब लोग कि ये क्वेश्चन कल आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं, हमको नहीं पता। 3 गो में से तो पक्का आ जाएगा, 4 गो में से। देखो, मोल प्रति लीटर होता है इसका फार्मूला। ठीक है, इसका घात 1 माइनस ए इंटू सेकंड इनवर्स, किसका मात्रक है? वेग स्थिरांक है। इसमें घात है, अगर मान लो शून्य कोटि नहा है, यहाँ पर शून्य रखोगे, 0 घटाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी कि मोल हो जाएगा इंटू लीटर इनवर्स हो जाएगा इंटू सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर देखो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा भी नहीं, हमें तो गम किस बात का। तो अगला क्वेश्चन देख लो, किसे वस्तु की प्रतिक्रिया करने के दर निर्भर करता है? तो किसे वस्तु की क्रिया करने के दर निर्भर करता है? सक्रिय भार पर, सक्रिय मात्रा पर, कहां पर?
सक्रिय भार, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी वस्तु के क्रिया करने के दर निर्भर करता है किस पर, तो सक्रिय भार पर कोई दिक्कत है तो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसे किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक से इकाई समान होते हैं, तो आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्योंकि वेग स्थिरांक का मात्रा कहीं होता है तो शून्य कोटि का होता है। ठीक है, देखो ये वेग स्थिरांक का मात्रक है, इसी से सब कुछ निकलता है। जीरो रखोगे तो वही ना मात्रक निकलेगा जो वेग स्थिरांक का है, यानी वेग स्थिरांक और शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक समान होता है, इसीलिए राइट आंसर वेग स्थिरांक और शून्य कोटि की अभिक्रिया का मान समान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बेलियन की चालकता समानुपाती होते थे, बेलियन की जो चालकता होती है आयनों की संख्या के समानुपाती है। कोई बेलियन की चालकता है, बेलियन की जो चालकता आप लोग समझ में कर, चालकता का मतलब होता है मेरे पर चलना। ठीक है, अप्रतिरोध का मतलब रोध उत्पन्न करना, तो बेलियन की चालकता समानुपाती होता है आयनों की संख्या, आयनों की संख्या जितना ज्यादा होगा इसकी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो आयनों की संख्या के समानुपाती होता है, तो ध्यान रखिएगा और टारगेट रखिएगा बोर्ड एग्जाम। ठीक है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, बताओ ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है, नहीं पता तुम लोग को? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत अपघटन क्रिया में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है कि कैथोड पर होता है, अब बताना एनोड विद्युत अपघटन में धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, ये दो कमेंट करना। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है आप लोग लगा दीजिएगा पैर बच्चों, और कहाँ पर जो है विद्युत अपघटन में एनोड ऋणात्मक होता है कि धनात्मक, ये बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और 5 नंबर में आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो पहले बताए थे। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता दोनों बढ़ता ही है, चालकता जो भी लग गया चालकता तो बढ़ेगा ही। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता, चाहे चालकता सबके सब इंक्रीज करेगा, दैट मींस ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। मात्रक क्या चीज होता है प्यारे बच्चों, कि सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, हाँ मजा आएगा मजा आएगा। अगला देखिए, फैराडे का पहला नियम, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थों की मात्रा, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, यानी कि डब्ल्यू समानुपाती क्यू, डब्ल्यू समानुपाती क्यू। ठीक है, या एम समानुपाती क्यू बोल सकते हैं ना, मात्रा लो या वेट लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसका पहला नियम जो एम बराबर जेड सी टी या जेड आई टी, ये फैराडे का पहला ही नियम है। ठीक है, और दूसरा नियम तो आप लोग जानते हैं अच्छा से, और दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपको देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये सब मैं बताया हूँ जो चैप्टर पढ़ा रहा था, तीसरा चैप्टर, अगर 10 क्वेश्चन गेस करूंगा तो उसमें से मोस्ट भी यही है। हमको चाहिए स्टूडेंट का तो नाम तुमको पता चलता है कौन कमेंट किया नहीं किया है, 26 क्वेश्चन का आंसर देखूंगा कौन कमेंट किया है, बस वहीं से हाईलाइट हो जाता है कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, देखता तो सब वीडियो। अगला देखो, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान हमको पता है कि 7 होता है, कोई दिक्कत है तो नहीं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मानव वीर्य का पीएच मान 7.3 से लेकर के 7.5 के बीच में होता है। ठीक है, और रक्त का पीएच मान 7.4। ठीक है, अगला शुद्ध जल का पीएच मान 7। अगला देखो, शुद्ध जल की मोलार्ता 55.6 हो जाएगा, शुद्ध जल की मोलार्ता 55.6, ऑप्शन नंबर ए। देखो HCl और H2O के एजेट्रोपिक का मिश्रण होता है। ठीक है, HCl और H2O के अनुपात में मेरे प्यारे बच्चों 20.2% HCl होता है, बाकी जल होता है। कितना होता है जल, 79 पॉइंट, कितना होता है 79.8 जल होता है। ठीक है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना परसेंट होता है 20.2। इसका हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है, तो पोटेशियम सल्फेट का हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है, किसका होता है हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है, पोटेशियम सल्फेट का। ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर रुक कीजिए, इसका तो हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका, देखिए हो जाएगा NaCl का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है, ATM, 23 ATM होता है। ठीक है, परिसारक दाब का मात्रक ATM होता है, समुद्री जल का परिसारक दाब 23 ATM होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आंसर मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन का आंसर है कि सोडियम क्लोराइड का जलक कैसा होता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसके जलक जो होते हैं मेरे स्टूडेंट, क्या होता है सोडियम क्लोराइड का जलक जो होता है अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है, कोई दिक्कत है नहीं। सोडियम क्लोराइड का जलक कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय में कितने गोलों की आवश्यकता होती है पता है आप लोग को, अष्टफलकीय में 6 गोलों की आवश्यकता होती है। इसका त्रिज्यानुपात कितना होता है पता है कि भुला गए, 0.414 से कितना 739 कितना तक, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो है मेरे प्यार बच्चों किस क्रिस्टल का उदाहरण है पता है,
नहीं पता, कैसे ना पता, आयनिक क्रिस्टल आयन से बना हुआ NaCl, ठीक है। हम पूछेंगे इसमें वाट ऑफ गुणांक का मान कितना है भैया, तो कहोगे ना पता, अरे छोटा नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत की बात है, जो पढ़ा है उसको पता होने से, नहीं पढ़ा अलग बात है, ठीक है, पढ़ने की बात उसको। तो सोडियम क्लोराइड का वाट ऑफ गुणांक नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट करना है, आसानी से आप लोग समझते हो, टूटेगा कि ना टूटेगा वो आप लोगों के हाथ में, ठीक है, आप लोग बताइएगा, हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, बता देंगे तब, ठीक है, आपको सॉल्यूशन करने आना चाहिए। NaCl की संरचना होती है भैया, तो ये आपका फलन केंद्रित होता है, लेकिन अष्टफलाकेश के संरचना, तो फलन केंद्रित भैया, तो बताओ NaCl फलन केंद्रित, तो बताओ CHCl क्या होता है। ये पिंड केंद्रित होता है, इसमें 8:8 होता है, और इसमें आपका 6:6 का अनुपात होता है। ये क्वेश्चन मैं हमेशा डालता हूँ एग्जाम के लिए, तैयारी होनी चाहिए इससे। अगला देखो, बेरवादार, सुनो ये ध्यान से एक मेरी बात को, मैं कहूंगा कि बेरवादार है, यानी कि अक्रिस्टल कौन है, ठीक है। तो अक्रिस्टल आप लोगों को पता है मेरे प्यारों, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना है कि क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा, ठीक है। क्वार्ट्ज ग्लास क्या चीज हो जाएगा, अक्रिस्टल हो जाएगा। अब बताओ कि CrO2 कैसा पदार्थ है, ठीक है, CrO2 कैसा पदार्थ है। मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड कैसा पदार्थ है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है, इतना समझ गए। और MgO जो होता है, ये प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है, कहते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है, कौन, मैंगनीज ऑक्साइड प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है, ध्यान सुनो, MgO मैंगनीज ऑक्साइड प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैंगनीज बोल दिया, ठीक है। MgO की ए मीन था, ध्यान में है, लेकिन याद रखो बेरा बता ठोस कौन है, तो याद रखना क्वार्ट्ज ग्लास इज द राइट आंसर, ठीक है। और CrO2 क्या है, कमेंट करना, ठीक है। किस प्रकार का क्रिस्टल बेरवा जालकों की संख्या सबसे अधिक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल सबसे बेरवा जालकों में सबसे अधिक ऑर्थोरॉम्बिक में 4 गो होता है, ठीक है, और घनाकार में 3 गो होता है भैया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑर्थोरॉम्बिक। अगला क्वेश्चन आओगे तो सोचोगे समझोगे, तो मैं बताऊंगा कि FCC का संकुलन क्षमता पूछा भैया, तो सोचोगे तो कहोगे ऐसे तो वैसे, तो 74%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। खाली स्थान निकालना है तो घटा दो, ठीक है। देखो FCC इसको पलटोगे तो 7 बन जाएगा, तो पलटू नाम ये 74 हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो पिंड केंद्रित घनाकारी इकाई से परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो पिंड केंद्रित मतलब BCC 2 बार में आ रहा है बी, तो यहाँ से आपका परमाणु संख्या 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए को रुक किया जाए और टिक किया जाए। और अगला क्वेश्चन देखो और बता दो, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 8 होती है। अगर ऐसा सोचते हो तो ऑनलाइन जाएगा ये डंटा आप लोग के लिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है, ठीक है। अगला देखो, आणविक ठोस कौन है भैया, तो आणविक आयोडीन हो गया, बर्फ हो गया, CO2 हो गया, CCl4 हो गया, पायरिन हो गया, ये सारा का सारा क्या चीज आणविक ठोस है, कोई दिक्कत है तो नहीं। हेक्सागोनल की संरचना पता है कैसी होती है, नहीं पता है, हेक्सागोनल के ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, नहीं पता है तुम लोग को, बड़ी दिक्कत की बात है। एक मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, हीरे का कारण संकरण क्या होता है। हीरा तो आप लोगों को पढ़ाना है प्यारे बच्चों, हमको कहाँ पे, तो 7वां चैप्टर में, फिर भी हम लोग को आप लोगों से क्वेश्चन करता है कि हीरे में कार्बन संकरण क्या होता है, तो इस पे ध्यान रखिएगा हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है, तो सांस संयोजक ठोस होता है प्यारे बच्चों, कौन होता है, तो हीरा होता है भैया, कौन होता है, हीरा। सोडियम क्लोराइड ये तो आपका आईने का ये वो तो होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हीरा कहते हैं क्रिस्टल ना। अगला द्वितीयक सोलह आपका लेड स्टोरेज बैटरी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है यार बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग तैयार है मेरे स्टूडेंट गर्दा उड़ाने के लिए, कहाँ गर्दा उड़ाने के लिए, नहीं पता आप लोग को कहाँ गर्दा उड़ाना है, जो बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम का कब है आप लोग को पता है, बोर्ड एग्जाम आप लोग का प्यार बच्चों ये चल के चलना है, मान के चलना है कि आपका एग्जाम प्यार बच्चों 7 फरवरी को फिजिक्स का होने वाला, केमिस्ट्री का होने वाला है, ठीक है। और फिजिक्स का आपका होने वाला है प्यारे स्टूडेंट्स, लेकर चलो 5 फरवरी, ठीक है। अगर ऐसा लेकर चलोगे तो आप लोग अगर 27 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अरे 27 के लिए वीडियो भी था, 26 के लिए भी था, ठीक है। तो अगर आप 27 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 6 चैप्टर पढ़ के अगर आप लोग 60 प्लस या 50 प्लस बना लेते हैं, 60 प्लस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, 6 चैप्टर पढ़कर 7 चैप्टर पढ़ा देते हैं, 60 प्लस बना देते हैं, समझिए आप लोग में कोई कमी नहीं है, ठीक है। 50 प्लस बना दे तो भी कोई कमी नहीं है, अगर 50 के नीचे जा रहा है तो बहुत कमी है, ठीक है, 7 चैप्टर पढ़ने के बाद। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, आज के लिए फिर इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।
हुँ, हुँ।